हेलो एंड वेलकम टू डॉक्टर अमित एकेडमी। और केस स्टडीज की इस सीरीज में टुडे वी विल बी डिस्कसिंग फॉर द केस स्टडी फॉर द ईयर 2021। आज हम 2021 की केस स्टडीज करेंगे। मुझे उम्मीद है कि अब तक हमने जितनी भी केस स्टडीज करी हैं वो आपको सबको समझ में आ रही होंगी, आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे और अब तक आप लोगों की एक अप्रोच डेवलप हो गई होगी कि किसी भी क्वेश्चन को अगर कैसी भी केस स्टडी आ जाए तो हमें उसे डील कैसे करना है। और इसी के तहत ही आज हम 2021 की केस स्टडी करेंगे। यहाँ जो आज की क्लास में एक नई डेवलपमेंट रहेगी वो ये रहेगी कि मैं आप लोगों को अब स्टेक होल्डर्स मार्क नहीं कराऊंगी। मैं पहले सिर्फ दो लाइन में ये बताऊंगी कि केस स्टडी क्या है और उसके बाद हम डायरेक्टली केस स्टडी पे सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। एक सेंटेंस से चीजें कैसी निकल रही हैं हम हर क्लास में इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसी को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और अगर कोई और डायमेंशन बन रहा है, जैसे सपोज मैंने बताया था दैट केस स्टडीज आर दी situation which needs decision making, so although we are following a uniform pattern but every case study needs a tailor made answer. So इस तरीके से करते हुए कुछ और भी अगर डायमेंशन खुल रहा है किसी थीम पे तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो बात करते हैं हमारी पहली केस स्टडी की। आई होप आप लोगों को ये पीडीएफ पहले मिल गई है तो आप लोगों ने पढ़ी होगी, मतलब ब्लैंक पेज होकर इस क्लास में मत आइए। ये पीडीएफ जो आप लोगों के पास है पहले आप एक बार उसे रीड कीजिए, समझ आए नहीं आए छोड़िए, पर उसको एक बार रीड कीजिए, उसके बाद आप क्लास में आइए तो आपको क्लास का ज्यादा फायदा मिलेगा। और आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमारी क्लास की जो ड्यूरेशन है वो कम होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। उसका मेन रीजन यही है कि जो हम केस स्टडी को जो एक बार जब हम अप्रोच सीख जाते हैं तो बहुत जल्दी हम उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो आते हैं हमारी आज की पहली केस स्टडी पे। 2021 की पहली केस स्टडी की बात करते हैं और ये केस स्टडी सुनील के बारे में है। पहले मैं नॉर्मली बता दे रही हूँ दो लाइनों में कि केस स्टडी में क्या है और फिर हम डायरेक्टली इस केस स्टडी की हर एक एस्पेक्ट को ओपन करने की कोशिश करेंगे। तो जो सुनील है वो एक सिविल सर्वेंट है, ठीक है, मोरल एजेंट है और उसकी पोस्टिंग कर दी गई है एक ऐसे एरिया में जो कि ट्राइबल एरिया है। ट्राइबल एरिया में, ठीक है, सुनील है उसकी पोस्टिंग ट्राइबल एरिया में कर दी गई है। ट्राइबल एरिया में हो रही है सैंड माइनिंग और जो इलीगल सैंड माइनिंग हो रही है उसमें जो सैंड माफिया है वो रेत माफिया, ठीक है, सैंड माफिया और इसके अलावा जो लोकल पॉलिटिशियन और खुद के सुनील के ऑफिसर्स वो इसमें इन्वॉल्व है, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स इसमें इन्वॉल्व है, उनके नेक्सस से ये पूरा चलता है। सुनील जब वहां जाता है वो रेड करता है, पकड़ने लगता है, तो उससे और उसकी फैमिली को धमकी मिलने लगती है। और हद तब हो जाती है जब एक आदमी जो है वो सुनील के ऑफिस में आके और उसको बोलता है कि अगर उसने अपनी जो भी मतलब कार्रवाई है, इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप नहीं किया, ये रेड मारना बंद नहीं किया, तो फिर उसका भी वही हाल होगा जो उससे पहले वाले एक ऑफिसर का हुआ था। और क्या हाल हुआ था? मर्डर कर दिया गया था। तो मतलब उसको जान से मारने की धमकी ऑफिस में आके देके जा रहा है। तो ये हमारी केस स्टडी है। तो सिंघम जैसी सिचुएशन है, लेकिन सिंघम नहीं बनना है, आप एस्पिरेंट्स हैं। आपसे वो एक सिविल सर्वेंट आपसे एक्सपेक्ट करती है जीपीएससी कि आप एक सिविल सर्वेंट की तरह आंसर देंगे, सिंघम की तरह आंसर नहीं देंगे, ठीक है। तो इस केस स्टडी में आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे आप प्रूडेंस दिखाएं, ठीक है, और इमोशंस में ना बह जाएं। तो आप कैसे प्रूडेंस दिखाते हैं और एक रैशनल डिसीजन मेकिंग करते हैं, वो हमें इस केस स्टडी में देखना होगा। चलिए, तो सुनील यंग सिविल सर्वेंट है और सुनील में क्या है? कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस क्या होता है? एबिलिटी टू टेक राइट एंड रैशनल डिसीजन। इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मीन्स कंसिस्टेंसी ऑफ एक्शन एंड वर्क। डेडिकेशन, दैट मीन दी डिवोशन टू वर्क। डेडिकेशन इज डिवोशन टू वर्क एंड रिलेंटलेस परस्यूट, यानी कि कंटिन्यूअस एफर्ट्स टू अचीव द गोल। अब उनके ये सब क्वालिटी देख के उन्हें एक ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया जाता है जहां इलीगल सैंड माइनिंग हो रही है।
ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट, ये वर्ड देखते ही हमें देखना चाहिए कि ट्राइबल्स जो है उसके लिए क्या किया जा सकता है, इनकी अपलिफ्टमेंट के लिए ट्राइबल आउटरीच प्रोग्राम। क्योंकि ये तो हम इसी लाइन से समझ गए हैं कि इलीगल सैंड माइनिंग चल रही है, तो कहीं ना कहीं ट्राइबल्स क्या, ट्राइबल्स के बारे में सोचते हैं, पुअर होंगे, अपलिफ्टमेंट की जरूरत होगी, रिहेबिलिटेशन की जरूरत होगी उनको, तो उसके लिए ट्राइबल आउटरीच प्रोग्राम होना चाहिए और इसके साथ साथ एक कोलैबोरेटिव अप्रोच होनी चाहिए। अब ट्राइबल आउटरीच प्रोग्राम में मान लीजिए आपको कुछ नहीं आता, आपने एथिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ा है, लेकिन आपने करंट तो पढ़े हैं, आप गवर्नमेंट की स्कीम्स जानते हैं, तो ट्राइबल्स के अपलिफ्टमेंट के लिए क्या क्या आप एग्जाम्पल सोच सकते हो? आप एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के बारे में सोच सकते हो, ठीक है। ट्राइबल्स जो होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट 2006 उसके बारे में आप सोच सकते हो। और क्या क्या चीजें हो सकती है, आप ट्राइबल हार्ट इनके बारे में सोच सकते हो, ठीक है, कि ट्राइबल हार्ट से कैसे, मतलब इनको लाइवलीहुड कैसे दिया जाए, रिकॉग्निशन कैसे दिया जाए, ताकि जो ट्राइबल्स हैं उनका डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। तो यहाँ अभी हमने पूरी केस स्टडी नहीं पढ़ी है, बट वर्ड बाय वर्ड कैसे हम चीजें निकाल सकते हैं हम वो देख रहे हैं। तो इलीगल सैंड माइनिंग, अब इलीगल है इसका मतलब अगर सैंड माइनिंग हो रही है दैट इज द वायलेशन ऑफ लॉ, और इससे दो तरीके की लाइबिलिटी बनती है, क्रिमिनल लाइबिलिटी भी और सिविल लाइबिलिटी भी। देखो सैंड माइनिंग करी जा रही है, आपको पता है ना कि सैंड जो है वो नदी के मतलब जो सरफेस है उसके नीचे से निकाली जाती है, तो इसकी वजह से नदी में बाढ़ आना और सारी चीजें होना, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो एक तरफ से तो आप इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हो, इसलिए सिविल लाइबिलिटी है, और क्रिमिनल क्यों, क्योंकि आप चोरी कर रहे हो। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस 2023 के तहत आप पे क्रिमिनल लाइबिलिटी बनती है, और मिनरल जो एक्ट है हमारा उसके तहत आपके ऊपर सिविल लाइबिलिटी बनती है, देन इन्वायरमेंट एक्ट के तहत भी आपके ऊपर सिविल लाइबिलिटी बनती है। तो ये एक इलीगल है, एंड देन इलीगल दैट मीन की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है, आप लॉ के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो बीइंग अ सिविल सर्वेंट इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ो, इलीगल सैंड माइनिंग से हमने निकाला क्या कि वायलेशन ऑफ लॉ हो रहा है, और वायलेशन ऑफ लॉ हो रहा है दैट मीन क्रिमिनल और सिविल लाइबिलिटी बन रही है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट, ट्राइबल से चीजें निकाल ली, इलीगल सैंड माइनिंग से निकाल ली। आगे देखो, अब रिवर बेल्ट से ट्रांसपोर्ट कैसे किया जा रहा है, ट्रक से किया जा रहा है, कहाँ लेके जाया जा रहा है, ब्लैक मार्केट। ट्रांसपोर्टिंग थ्रू ट्रक, जब ये वर्ड आप पढ़ रहे हैं तभी दिमाग में खनकना चाहिए कि अगर इनको रोकना है, या जो भी कोर्स ऑफ एक्शन इस केस स्टडी में पूछा होगा, ट्रांसपोर्टेशन को रोकने के लिए क्या जरूरत है कि जीपीएस सिस्टम और सर्वेलांस सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जाए। उसके लिए आपको अगर इसरो की भुवन, आपको जियो टैगिंग या जियो मैपिंग जैसी आप दो चार मतलब वर्ड्स लिख दे सकते हैं, जीआईएस जीपीएस लगाए जाए, ट्रैक किया जाए उनका जो रूट है, जो मूवमेंट है, लॉजिस्टिक्स का जो मूवमेंट रहा है, तो वो यहाँ पे हम ट्रांसपोर्ट थ्रू ट्रक करके इसके भी, हाँ, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या स्टेप लिए जा सकते हैं हम सोच सकते हैं यहाँ पे, ठीक है भाई। जैसे जैसे हमारे सामने प्रॉब्लम आ रही है वैसे वैसे हम उसके सॉल्यूशन सामने निकाल के रख रहे हैं, और कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। किसी को यहाँ पर कोई डाउट है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। Then with the support of local functionary and tribal musclemen, basically goons और ट्राइबल मसलमेन जो कि पुअर ट्राइबल्स को दबा के रख रहे हैं, फियर और इंटिमिडेशन। देखो हमने ऑलरेडी निकाल लिया था ना कि ट्राइबल के लिए कुछ करेंगे, अब इस लाइन में भी है कि भाई ट्राइबल के लिए कुछ करना है, क्योंकि आपके सामने प्रॉब्लम भी है। अब जब वो ये सब कर रहा था तो उसे पता चला सम ऑफ देयर ओन ऑफिस एम्प्लॉयज आर इन हैंड एंड ग्लोव, तो यानी वो मिले हुए हैं। तो ऑफिस एम्प्लॉयज के अगेंस्ट क्या होना चाहिए, डिसिप्लिनरी एक्शन, ठीक है। तो अब उसने रेड करना शुरू किया है। अब उसके रेड करने की वजह से जो माफिया हैं वो बहुत डर गए हैं, और उन्होंने उन्हें और उनके परिवार को धमकी दी है, थ्रेटन किया है विद डायर कॉन्सिक्वेंसेस। उनकी वाइफ है,
उनकी फैमिली में उनकी ओल्ड मदर हैं, उनको ऑलमोस्ट वर्चुअल सर्विलांस पे रखा गया है, जिसकी वजह से मेंटल टॉर्चर, एगोनी और स्ट्रेस हो रहा है। तो यानी फैमिली को क्या चाहिए? फैमिली को चाहिए लीगल प्रोटेक्शन, और पॉसिबल हो तो आप फैमिली को वहां से कहीं शिफ्ट कर सकते हैं, उन्हें लीगल प्रोटेक्शन दे सकते हैं। इसके लिए आप जो है मैटर को एस्केलेट करेंगे। यू विल टेक हेल्प फ्रॉम योर डिपार्टमेंट एंड यू विल एस्केलेट द मैटर इंटरनली थ्रू प्रॉपर चैनल। मैटर तब सीरियस हो जाता है जब आपके ऑफिस में आता है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दी है। सो ऑप्शंस अवेलेबल, critically evaluate what would be the most appropriate and why। चलो अब हमारे पेज पे देख लेते हैं। मैंने बताया था कंपिटेंस, डेडिकेशन, ये सब बता चुकी हूँ मैं आपको। ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है तो डेवलपमेंट प्लान, ट्राइबल आउटरीच प्रोग्राम की हमने बात की कि वो चलाया जा सकता है। उसके लिए कोलैबोरेटिव या मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच वो अपनाई जा सकती है। और कोलैबोरेटिव या मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच यानी कि जो ट्राइबल्स हैं वो लगे हुए हैं सैंड माफिया के साथ माइनिंग करने के लिए या रेत को यहाँ से वहां लेके जाने के लिए, तो अगर आप उनके साथ एक कोलैबोरेटिव अप्रोच अपनाते हैं तो आप पीसा प्रधान, ट्राइबल एरिया है तो हमें पता है पीसा 1996 के तहत पीसा प्रधान बनाए जाते हैं। कोई एनजीओ जो उस एरिया में काम कर रही है, मीडिया, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, उन सबके साथ मिलकर एक प्लान आप तैयार कर सकते हैं और आप लोकल गूंस को कंट्रोल करें और पुअर जो हैं जिनको डराया जा रहा है उनको रिहैब कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने बताया कि आंसर में आप कुछ एक दो गवर्नमेंट की स्कीम्स को भी मेंशन कर सकते हो, तो वहां ये चीज हो जाएगी। और मैंने सैंड माइनिंग का भी बता दिया, बीएनएस और ये सब चीजें हो चुकी हैं डिस्कस। तो एथिकल इश्यूज आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या क्या है, क्या प्रॉब्लम है? देखो, सबसे मेन बात तो यही है कि आपको जान से मारने की धमकी मिल रही है। सो फर्स्ट एथिकल इश्यूज इज वेदर यू विल डू योर ड्यूटी और वेदर यू विल प्रोटेक्ट योरसेल्फ। सो फर्स्ट इज प्रिंसिपल वर्सेस प्रिजर्वेशन। प्रिंसिपल क्या बोलते हैं कि आपको डरना नहीं है, यू अ सिविल सर्वेंट शुड बी करेजियस, और एक करेजियस सिविल सर्वेंट जो है वो अपनी ड्यूटी फुलफिल करेगा। पर प्रिजर्वेशन, यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटी टुवर्ड्स योर वाइफ एंड योर मदर एज वेल। तो आप क्या चूज करते हैं, प्रिंसिपल या प्रिजर्वेशन? देन लॉ वर्सेस लाइवलीहुड। अब देखो, सैंड माइनिंग जो है वो इलीगल है, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर ये भी बात है कि हो सकता है कि कुछ जो ट्राइबल्स हैं वो आपसे ये कहें कि भाई इससे हमारा घर चल रहा है, इट इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर अस। तो आप उनके बारे में सोचते हैं या जो लॉ में गलत लिखा हुआ है, मतलब लॉ में जिसे इलीगल बोला गया है उसके तहत आप कार्रवाई करते हैं? करेज वर्सेस प्रूडेंस। अब जो ये केस स्टडी है इट सीम्स टू बी फिल्मी, पर यहाँ पे सिंघम बनना नहीं है। सिंघम का बैकग्राउंड स्टोरी लग सकता है पर सिंघम बनना नहीं है यहाँ पे। तो क्योंकि आप करेज दिखाते हो और आप नहीं रुकते हो, अकेले भिड़ जाते हो, नहीं नहीं मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, खुद जीप ली और चले गए, मतलब जीप ली और चले गए, ऐसा नहीं है। ठीक है, दिस इज जस्ट अ जोक, आप लोगों का मूड लाइटन करने के लिए। करेज का मतलब ये है कि आप यूनिलेटरली एक्शन लेते हो, और प्रूडेंस, विवेक, यानी रैशनल डिसीजन मेकिंग, आप चीजों को सही से एड्रेस करते हो। आप हर एक थ्रेटन, हर चीज का कहते हैं ना कि मेजरमेंट कर रहे हो कि उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, मेरे किस एक्शन का क्या फर्क पड़ सकता है। तो आप करेज को चुनते हो या प्रूडेंस को चुनते हो? देन करप्शन हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है क्योंकि जो ऑफिशियल्स हैं वो मिले हुए हैं, and misuse of authority and breach of public trust on the part of those officials in the department of Sunil who are involved in this sand mining। ठीक है, जो ये इलीगल इसमें नेक्सस में फंसे हुए हैं। तो ये हमारे एथिकल इश्यूज हैं, बाकी पीडीएफ में देख लेते हैं कुछ और होगा तो। नाउ व्हाट आर द ऑप्शंस? फर्स्ट, either he should become a part of nexus, वो खुद उस नेक्सस का हिस्सा बन जाए। अगर वो नेक्सस का हिस्सा बन जाता है तो व्हाट कुड बी द मेरिट एंड डीमेरिट? बताओ। देखो, मेरिट तो यही है कि फैमिली जो है वो बची रहेगी और आपकी भी लाइफ बच जाएगी।
शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन डीमेरिट क्या है? डीमेरिट ये है कि आज आप खुद भी मिलके अगर वो कहते हैं ना कि इस नेक्सस में पड़ गए हैं, दैट अमाउंट्स टू डिरेलिक्शन फ्रॉम योर ड्यूटी, और फिर ये इलीगल भी है, कल को आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और इसके अलावा ये दिखाता है कि आप कितने डरपोक हैं, ये आपके कावर्डिस को दिखाता है। और गांधी जी ने क्या बोला है कि डरपोक होने से हिंसा करना बेहतर है। ओके, तो ये चीज कि आप नेक्सस के पार्ट बन जाते हैं, देन हीडोनिस्टिक टेंडेंसीज आर ऑलवेज स्लिपरी स्लोप। हो सकता है कि फॉर अ टाइमिंग आप जब खुद इस नेक्सस के पार्ट बन जाते हैं तो आपको शायद पैसा मिले, सब कुछ बढ़िया लग रहे हैं आपको, आपको पॉलिटिकल फेवर्स भी मिले, आपको माफिया से भी फेवर मिल जाए, फैमिली बच जाए, लेकिन ये थोड़े ही दिन चलने वाली चीजें हैं। क्योंकि जैसे ही वो क्रिमिनल से आपका मतलब पूरा होगा, वो क्रिमिनल्स का आपसे मतलब पूरा होगा, सॉरी, वो आपको अपने साथ नहीं रखने वाले। तो यू विल बिकम अ सिविल सर्वेंट विद नो स्पाइन। सो फर्स्ट, दिस इज कोर्स ऑफ एक्शन, but this is a course of action. We need to give our course of action from worst to best. That's why we are discussing it here. What are the alternative available? Although लिखने में ही अल्टरनेटिव कितना ही बुरा लग रहा है, वी नो वेरी वेल कि ये अल्टरनेटिव चूज किया जाता है, एंड दैट इज वाई हमारे आंसर में का ये पार्ट है। देन सेकंड भी ऐसा ही कुछ है, सिंगम बन जाओ, दैट मीन कंटिन्यू अलोन एज वन मैन आर्मी एंड गो एंड रेड देयर। लेकिन यहाँ पे सरदार पटेल जी की एक बात याद रखनी बड़ी जरूरी है। सरदार पटेल ने ये बोला है दैट अ सिविल सर्वेंट शुड बी करेजियस बट ही शुड नॉट बी फुलिश। मतलब मूवीज देख के, स्पेसिफिकली साउथ की मूवीज देख के आप अगर ले जाएं, मतलब अपनी गाड़ी और खड़ा कर दें वहां पे सबके सामने, हवा में कोई नहीं उड़ने वाला। आउट नंबर होना इज एक्चुअली अ सीरियस प्रॉब्लम। तो आपके कहते हैं ना, हीरोइज्म दिखाने के चक्कर में यू विल लूज योर लाइफ, और वो ज्यादा बड़ा नुकसान है सिस्टम को भी, कंट्री को भी, और आपकी फैमिली को भी। सो यू कैन कंटिन्यू अलोन एज वन मैन आर्मी। तो इसके मेरिट क्या हो सकते हैं कि इट शोज योर करेज, ओके, एंड देन योर डिवोशन टू योर ड्यूटी, बट इट ऑल्सो शोज दैट यू लैक इमोशनल इंटेलिजेंस एंड प्रूडेंस। मतलब थ्रेटन किया तो गुस्से में आप जाके और सबके साथ भिड़ जाए, वो सही अप्रोच नहीं है। एक सिविल सर्वेंट की ऐसी अप्रोच नहीं होता है। सिविल सर्वेंट डज नॉट ड्रिवन बाय द इमोशंस, और मैं कहूँ इमोशंस हाई हो तब। ही इज ए पर्सन विद द इमोशनल इंटेलिजेंस, ही इज अ पर्सन विद प्रूडेंस। नेक्स्ट, सरेंडर कर देंगे माफिया के आगे। ठीक है, आप खुद नेक्सस नहीं बने, पर आप थोड़े टाइम के लिए रेड्स वगैरह करना कम कर देंगे, और आप अपने लिए एक दूसरा प्लान जब तक नहीं होता तब बनाएंगे। देखो, हो सकता है इस टाइम पे ये प्रेगमेटिक दिख रहा हो, लेकिन अगर आप सरेंडर कर देंगे, आप रेड कम कर देंगे, दैट विल लीड टू डीमोरलाइजेशन ऑफ योर डिपार्टमेंट। आपके साथ जो आपके सबॉर्डिनेट इन रेड्स में काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनके पास एक एथिकल वीकनेस का मैसेज जाएगा, एंड दे मे गेट डीमोरलाइज्ड। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। देन यू विल टेक ट्रांसफर, बेसिकली चप्पलें हाथ में लो और भाग जाओ। तो इफ यू टेक ट्रांसफर फ्रॉम देयर, okay, so for a time being you'll be able to save your family, you'll be able to save yourself, but that shows the ethical weakness। ये दिखाता है कि आप सिस्टम के आगे झुक गए हैं, ये दिखाता है that you lack courage, okay। And then our favorite integrated approach, and what could be the integrated approach, या जो हम ऑप्शन चूजन हमारा रहेगा। In the integrated approach, we can say that we will take certain immediate measure and the long term measures. Immediate measures यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं? आपको क्या मिल रही है? धमकी, आपकी फैमिली को भी मिल रही है धमकी। तो सबसे पहले foremost आप अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन के बारे में सोचेंगे। So you secure your family first. Either you shift them किसी और place पे, and asked for the police protection. You ask for the help from your department, ठीक है, एंड द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज।
लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की जब आप हेल्प लेंगे ताकि चीजें सिर्फ रेड तक नहीं रहे, आप एक अच्छा केस बना सके और जो भी माफियाज इसमें इन्वॉल्व हैं उन्हें अंदर करवा सके, मतलब जेल में डलवा सके। देन यू विल एस्केलेट द होल मैटर, जो आपको धमकी मिली है या फैमिली के साथ जो भी हो रहा है इंस्टीट्यूशनली, और आप, मैंने बताया ट्रक्स की, आप कंटिन्यू करेंगे अपना रेड करना, और उसके लिए ट्रक्स की मूवमेंट के पे आप सर्वेलांस कर सकते हैं। देन जो ब्लैक मार्केट है उसको आप कंट्रोल करने के लिए सर्वेलांस बढ़ा सकते हैं अपना। जो ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व हैं उनके अगेंस्ट आप डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। एंड यू विल ओवरऑल स्ट्रेंथन द इंटेलिजेंस एंड सर्वेलांस सिस्टम बाय अडॉप्टिंग अ मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच या कोलैबोरेटिव अप्रोच, यानी आप जो भी लोकल ट्राइबल्स हैं उनसे जुड़ सकते हैं। एंड हेयर कम्स, जब आप लोकल ट्राइबल से जुड़ेंगे, लॉन्ग टर्म अप्रोच, एंड दैट इज कि जो ट्राइबल्स हैं उनको आपको मेन स्ट्रीम में इंक्लूड करना होगा। जो ट्राइबल्स हैं उनको डराया नहीं जाए, धमकाया नहीं जाए, तो आपको उन्हें समझाना होगा। ट्राइबल आउटरीच प्रोग्राम्स होंगे, आपको उन्हें एम्प्लॉयमेंट देना होगा, प्लस आप उनको अवेयर करना होगा कि इस तरीके की जो माइनिंग है इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, कल को कितना बड़ा खतरा उनके ऊपर आ रहा है। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट केस स्टडी। थोड़ा पीडीएफ में देख लेते हैं ऑप्शंस अवेलेबल। Continue the crackdown unilaterally, then seek protection from higher authority, collaborate with trusted law enforcement agencies to break the nexus, ट्रांसफर ले लें, लोकल लीडर्स वगैरह जो हैं उनके बीच में अवेयरनेस फैलाएं। दीज आर द ऑप्शंस अवेलेबल। तो फर्स्ट ऑप्शन कि आप यूनिलेटरली करें, कितना ही करेजियस दिखे बट इट इज हाई रिस्क। कंटिन्यू ऑपरेशन विदाउट एडिशनल help from the department might endanger your position. Then option टू यही कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की आप हेल्प ले, प्रोटेक्शन ले, तो उससे राशनलिटी भी दिखती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिखती है। तो बाकी थर्ड ऑप्शन जो इसमें था, कोलैबोरेट विद द ट्रस्टेड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, ये वही है। तो उसमें आपको ये दिखाता है कि आप जो है ड्यू प्रोसेस फॉलो करना चाहते हैं, और ये एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन या स्ट्रैटेजी इंश्योर करता है। देन ऑप्शन 4, इमीडिएट पर्सनल सेफ्टी, क्योंकि आपने ट्रांसफर ले लिया है। अब जो हमारा था ये वाला अप्रोच ना, ट्राइबल आउटरीच प्रोग्राम वाला, इसका एक मेरिट ये है कि ये बॉटम अप्रोच दिखाता है, और जो ट्राइबल्स जो माफिया से एक्सप्लॉइट हुए थे उनका जब आप ट्रस्ट जीतने लग जाओगे तो लोग ही उनका विरोध करना शुरू कर देंगे। ठीक है, एंड इट मे शिफ्ट द टाइम बैलेंस, बट इसमें थोड़ा सा ये है कि ये लॉन्ग टर्म है क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट वही, आप रिपोर्ट करें, लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट करें और लोकल कम्युनिटी को एंगेज करें। अब इसमें और पूछा गया था कि आपको ऐसा क्यों करना चाहिए। सबसे पहले ये डियंटोलॉजिकल है, दूसरा ये आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस और ऑब्जेक्टिविटी को दिखाता है। ये जो अप्रोच हमारा इंटीग्रेटेड अप्रोच रहा है, इमोशनल इंटेलिजेंस ऑब्जेक्टिविटी को दिखाता है। तीसरा जो है ये सरदार पटेल के, मैंने बताया ना दैट अ सिविल सर्वेंट मस्ट बी फियरलेस बट ही मस्ट नॉट बी फुलिश, उसे दिखाता है, उसके साथ अलाइन करता है। और इसमें क्या चीज है कि ये जो है ये बताता है, ये जो हमारा इंटीग्रेटेड अप्रोच है इसको हम जस्टिफाई कर रहे हैं ना, कि कैसे एक जो सिविल सर्वेंट है वो ऑब्जेक्टिविटी को यूज करके अपनी फैमिली को भी बचा सकता है और अपनी ड्यूटी भी कर सकता है। ओके, तो ये थी हमारी पहली केस स्टडी। अब आते हैं हमारी दूसरी केस स्टडी पे। चलिए तो बात करते हैं दूसरी केस स्टडी की। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि मैं आपको पहले ब्रीफली बता देती हूँ कि आप एक कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल हैं, आप प्रिंसिपल बनना चाहते हैं, प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको मिल जाएगी, और इसी बीच में आपके कॉलेज में एक एग्जाम होता है जिसमें 2 स्टूडेंट चीटिंग करते हुए पाए जाते हैं। फ्लाइंग स्क्वाड आती है, 2 स्टूडेंट को पकड़ती है, पता चलता है कि वो जो 2 स्टूडेंट हैं उनको आपके ही कॉलेज का लेक्चरर हेल्प कर रहा था। तो आप मैनेजमेंट के पास जब पूरा इशू जाता है, मैनेजमेंट जिसे आपको प्रमोशन देना है,
तो वो आपसे ये कहता है कि भाई इस मामले को रफा दफा करो, क्योंकि एक जो स्टूडेंट है उसके फादर पॉलिटिशियन है, एक जो स्टूडेंट है उसके फादर बिजनेसमैन है। तो जिसके पॉलिटिशियन है उनकी वजह से ही आपके जो कॉलेज है उसे एफिलिएशन मिला था, और दूसरे से डोनेशन बहुत आता है, और जो सीनियर लेक्चरर है वो भी मैनेजमेंट के बड़े क्लोज में है। तो आप पे कहीं ना कहीं दबाव बन रहा है कि आपका प्रमोशन इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप फ्लाइंग स्क्वाड के साथ कैसे इस केस को जल्दी से जल्दी सेटल करते हो, यानी कि रफा दफा करते हो। इसके अलावा अब जब चीटिंग की बात स्टूडेंट यूनियन को पता चलती है तो वो भी गेट के बाहर खड़े हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसे में अब आप क्या करेंगे, ये हमारी पूरी केस स्टडी है। तो चलिए इस केस स्टडी को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो आप क्या हैं, आप वाइस प्रिंसिपल हैं डिग्री कॉलेज के। तो डिग्री कॉलेज यानी कि कौन से एथिक्स, एकेडमिक एथिक्स। भाई इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े जो एथिक है वो कौन सा होगा, एकेडमिक एथिक्स। ठीक है, आपको ये लगता है, आपको चाहिए कि मैनेजमेंट जो है वो कुछ टाइम में आपको प्रिंसिपल के रूप में प्रमोट कर दे, लेकिन एक बार एक एनुअल एग्जामिनेशन में फ्लाइंग स्क्वाड आती है यूनिवर्सिटी से और 2 स्टूडेंट्स को रंगे हाथ पकड़ती है, और एक सीनियर लेक्चरर को भी जो उनकी पर्सनली हेल्प कर रहा था। सीनियर लेक्चरर मैनेजमेंट के क्लोज है, एक स्टूडेंट लोकल पॉलिटिशियन है और दूसरा लोकल बिजनेसमैन का, लोकल पॉलिटिशियन का बेटा है, दूसरा लोकल बिजनेसमैन का बेटा है। मैनेजमेंट ने बोला कि आपकी जो प्रमोशन है वो डिपेंड करेगा कि फ्लाइंग स्क्वाड के साथ आप इस मैटर को कैसे रिजॉल्व करते हो, क्योंकि अगर ये बात बाहर आएगी तो ना केवल इमेज जाएगी कॉलेज की, लेकिन पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन कॉलेज के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, हम उनको नाराज नहीं कर सकते। तो ये पूरा हमारा केस स्टडी है, स्टूडेंट यूनियन प्रोटेस्ट कर रहा है। अब देखो इसमें चीजें कैसे निकाल सकते हैं। कॉलेज है तो एकेडमिक एथिक्स मैंने बताया। मैनेजमेंट में प्रमोट यू एज प्रिंसिपल, दैट मीन यू आर होपिंग फॉर द करियर एडवांसमेंट। तो आपका पर्सनल यहाँ पे क्या स्टेक पे है, आपका करियर। अब सीनियर लेक्चरर हेल्प कर रहा है चीटिंग करने में, तो इजंट इट अगेंस्ट दी टीचर्स कोड ऑफ कंडक्ट and the academic ethics, or we can say that it is against the guru shishya parampara। मतलब जिन्हें चीटिंग रोकनी चाहिए वही मिलके चीटिंग करा रहे हैं, वो बात आती है यहाँ पे। देन जो मैनेजमेंट का स्टैंड है वो ये दिखाता है कि वो व्हाइट वॉशिंग करना चाहते हैं, ओके, क्योंकि इन्हें डर है कि आपका इमेज कॉलेज का खराब हो जाएगा। और स्टूडेंट यूनियन, अब स्टूडेंट यूनियन क्या चाहती है, स्टूडेंट यूनियन चाहती है कि जस्टिस मिले। मैनेजमेंट क्या चाहता है कि रेपुटेशन बनी रहे, आप क्या चाहते हो कि करियर बने, लेकिन आप ये भी नहीं चाहते हो कि आपके इंस्टीट्यूट में एक इस तरीके का और कल्चर बन जाए कि जहां पे लोग खुलेआम चीटिंग कर रहे हैं। ओके, सो व्हाट आर द एथिकल इश्यूज, critically examine the options available, which option you will adopt and why। a very simple case study, इस पे बहुत ज्यादा अपने को, वैसे इस ईयर में हमारी ज्यादातर केस स्टडी सिंपल ही है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट है, मैनेजमेंट सेटलमेंट। अब देखो मैनेजमेंट बोल रही है कि सेटलमेंट कर ले, तो अगर आप सेटलमेंट कर लेते हो दैट मीन आप हायरार्की से अबाइड कर रहे हो, और अगर आप नहीं कर रहे हो तो यानी कि आप हायरार्की का विरोध कर रहे हो, उसको अपोज कर रहे हो। ओके, तो अगर ऐसे में मैंने हमेशा आपको बताया कि अगर आपके सीनियर की कोई ऐसी बात है जो कि आपको पता है कि सही नहीं है, तो क्या किया जा सकता है, यू कैन आस्क कि भाई जो भी आप कह रहे हो वो रिटर्न में दे दो। ठीक है, आपके ऊपर प्रेशर मैनेजमेंट का है, यूनियन का है, और इसके अलावा आपके ऊपर प्रेशर है अपने खुद के करियर का भी। अब यूनियन में क्या किया जा सकता है, लास्ट लाइन हमने जो पढ़ी थी कि आप डायलॉग्स निगोशिएट कर सकते हो। तो अब इस बेसिस पे देखते हैं क्या क्या एथिकल इश्यूज हैं। एक तरफ आपका करियर है, आपकी प्रमोशन है, दूसरी तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ वाइस प्रिंसिपल
to maintain the decorum, to maintain the code of conduct in the classes, और कोई भी अनएथिकल मीन्स का यूज ना हो, ये इंश्योर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये डिलेमा है। देन अब्यूज ऑफ अथॉरिटी, सीनियर लेक्चरर का हेल्प करना, और वो भी एक को जो कि पॉलिटिशियन का बेटा है और दूसरा जो कि एक बिजनेसमैन का। इट शोज कि मिसयूज ऑफ पावर यहाँ पे हो रहा है, एंड अब्यूज ऑफ अथॉरिटी इज गोइंग ऑन द पार्ट ऑफ द लेक्चरर। देन conflict of interest. Conflict of interest क्यों है? Because senior lecturer is helping in the cheating, which is against the teacher's code of conduct. Illegal है because there is a violation of law, theft, cheating, ये सब BNS के अंदर illegal है। और unethical means rules, ये अभी अपडेट हो रहे हैं, इसका भी शायद एक्ट नहीं बना है, तो जब अगर ऐसा कुछ आए तो आप उसमें वो भी मेंशन कर सकते हो। अब एक तरफ तो इंस्टीट्यूशन की रेपुटेशन है और दूसरी तरफ एकेडमिक एथिक्स है। अब व्हाट आर द एकेडमिक एथिक्स? बेसिकली द एथिक्स ऑफ ऑनेस्टी, फेयरनेस, इक्वल चांस और मेरिट। मतलब मेरिट बेस आपका रिक्रूटमेंट होना चाहिए। मतलब बेसिकली एकेडमिक्स में या इंस्टीट्यूशंस में, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है, वहां कैसे काम करना चाहिए, वहां कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए, डेकोरम क्या होना चाहिए, वो हमारा एकेडमिक एथिक्स में आता है। सो इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन शॉर्ट टर्म में शायद अगर मैटर एस्केलेट हुआ तो इट विल लूज फॉर श्योर, फर्क तो पड़ेगा। लेकिन आप देखिए लॉन्ग टर्म में एक एग्जाम्पल भी तो सेट होगा कि इस तरीके की हरकत हमारे कॉलेज में कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। और अगर आप मैनेजमेंट की बात मान लेते हो तो हो सकता है आज के दिन रेपुटेशन बन जाए, बट देन एक चीटिंग का कल्चर बन जाएगा। एक अभी लेक्चरर हेल्प कर रहा है, फिर सारे लेक्चरर हेल्प करने लग जाएंगे, बच्चों से पैसे लेने लग जाएंगे, तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो चौपट हो जाएगा। ऑल्सो दिस इन्वॉल्व द वायलेशन ऑफ गांधीयन प्रिंसिपल। वायलेशन ऑफ गांधीयन प्रिंसिपल, गांधी जी के साथ पाप, गांधी जी 7 सिन, आप सब लोगों ने सुना होगा जरूर, अपनी थ्योरी में इसको पढ़ा है। नहीं पढ़ा है तो हम थ्योरी की क्लासेस लेंगे, वहां मैं डिटेल में आपको ये टॉपिक बताऊंगी। अगर कोई और भी ऐसा टॉपिक है एथिक्स में जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, आप चाहते हो कि मैं आप लोगों को वो टॉपिक करवाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में उन टॉपिक्स के नाम हमें बता सकते हैं, ठीक है। सो वायलेशन ऑफ गांधीयन प्रिंसिपल, गांधी जी के साथ पाप, 7 सिंस में से एक सिन है नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, कि कैरेक्टर के बिना जो ज्ञान है वो ज्ञान अधूरा है, तो ये उसका वायलेशन है। एकेडमिक इंस्टीट्यूट है, सीनियर लेक्चरर पढ़े लिखे हैं, बट व्हाट ही इज डूइंग, वो चीटिंग करवा रहे हैं। सो इट शोज दैट इट इज नॉलेज विदाउट कैरेक्टर। अच्छा, ब्रीफली देख लेते हैं गांधी जी के बाकी के 7 सिंस क्या है। नॉलेज विदाउट कैरेक्टर का मतलब ये है कि आप कितना ही अच्छा नॉलेज ले लो, लेकिन अगर आप मोरली और एथिकली सही नहीं हो तो आप अपनी उस नॉलेज का कभी भी सही यूज नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल, एक साइंटिस्ट है, उसके बाद पूरा ज्ञान है, वो अपने दिमाग का इस्तेमाल केमिकल वेपन बनाने के लिए भी कर सकता है, और वो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकता है ऐसी चीजें करने के लिए भी, जिससे ऐसी वैक्सीन बनाने के लिए भी जिससे लोगों का भला हो, जिससे उनकी बीमारियां खत्म हो, सोसाइटी के फायदे के लिए भी, नुकसान के लिए भी। इट कंप्लीटली डिपेंड्स कि उसका कैरेक्टर क्या है। और इसीलिए नॉलेज विदाउट कैरेक्टर इज अ सिन। नॉलेज तो दोनों को है, एक जो कि वैक्सीन बना रहा है उसे भी, और दूसरा जो कि मान लो केमिकल वेपन बना रहा है उसे भी, ठीक है। दूसरा गांधी जी ने बोला है पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल। इसका मतलब ये है कि अगर आप में सिद्धांत नहीं है, आप नहीं जानते कि आपको कहाँ रुकना है और कहाँ आगे बढ़ना है पॉलिटिक्स में, तो फिर आप कभी भी पॉलिटिक्स को सही नहीं कह सकते। पॉलिटिक्स भी वही सही है जो प्रिंसिपल पर बेस्ड है। वेल्थ विदाउट वर्क, गांधी जी ये बोलते हैं कि जो वेल्थ आपने इनहेरिट करी है
या फिर जैसे कोई भी ऐसा पैसा जिसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी हो, आपके ऊपर आपका फिजिकल हार्ड वर्क नहीं हुआ हो, तो वो पैसा गलत है, क्योंकि फिर आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हो, वो आपको अनएथिकल बना देता है। रिलीजन विदाउट सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस ऑफ द डॉगमास, सेक्रीफाइस ऑफ द ईगो। ओके, तो आप बिना दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करें। रिलीजन से यहाँ मतलब आपका वैसे रिलीजन नहीं है, रिलीजन मतलब को इंडिया में देखा जाता है धर्म को द वे ऑफ लिविंग अ लाइफ। ओके, तो अगर आपका वे ऑफ लिविंग ऑफ लाइफ जो है उसमें दूसरों के लिए सेक्रीफाइस इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर वो रिलीजन आपके लिए सिन है, पाप है। एंड सेम साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, अगर आप जो भी चीजें कर रहे हो साइंस में, अगर उसमें ह्यूमनिस्टिक प्रिंसिपल्स को नहीं देखा जाता है तो वो एक सिन है। ओके, एंड देन कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी। अब इसको आप ऐसे समझिए, जैसे हम लोगों ने कल एक केस स्टडी देखी थी जहां पे जो जो कंसाइनमेंट बाहर के मार्केट में रिजेक्ट हो गया, वो कंसाइनमेंट इंडिया में बेच दिया जाए। ठीक है, उससे फॉर अ शॉर्ट टर्म आपके लॉसेस कवर हो जाएंगे, बट इट शोज कि आप में आप लायक नहीं हो कॉमर्स करने के। इट शोज दैट कॉमर्स विदाउट दी मॉरलिटी, तो यानी आप कुछ भी बेच रहे हो, इट अमाउंट्स टू इंक्रीज इन द अडल्ट्रेशन ऑफ फूड एज वेल, तो ये एक सिन है। देन प्लेजर विदाउट कॉन्शीन, जब तक आप में कॉन्शीन नहीं है तब तक आप अगर अपने प्लेजर के लिए कुछ भी कर रहे हो तो वो गलत है। अब इससे क्या मतलब हुआ? अब देखो, आप सब लोगों को पता है कि आप बोलोगे कि यार माई लाइफ माई रूल। अब माई लाइफ माई रूल में एज सच प्रॉब्लम नहीं है जब तक कि आपकी लाइफ और आपके रूल दूसरे को परेशानी नहीं दे रहे। जैसे भाई आपको पसंद है कि आपको बीएमडब्ल्यू चलाना है, पर आपकी एक बीएमडब्ल्यू से इतना कार्बन एमिशन हो रहा है जितना कि 10 गरीब लोग मिलके 15 साल में भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब अपने फायदे के लिए, थोड़ी देर के अपने हाई के लिए, अपने प्लेजर के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप इतने लोगों की सेहत के साथ नुकसान कर रहे हैं, आप अपने इन्वायरमेंट का नुकसान कर रहे हो। ओके, जैसे मान लीजिए कि कोई बोले कि भाई मेरे को तो रात को 12-1 बजे डीजे चलाना है, माई लाइफ माई रूल, आई आई लाइक टू हैव दैट, आई एंजॉय दैट, मुझे प्लेजर मिलता है, बट वेयर इज योर कॉन्शियन? हो सकता है बगल में कोई हॉस्पिटल हो। तो यहां पे प्लेजर विदाउट कॉन्शियन, तो ये आपका वायलेशन ऑफ गांधीयन प्रिंसिपल है। कोर्स ऑफ एक्शन हमने देख लिया। एथिकल इश्यूज वही, इंटीग्रिटी वर्सेस करियर एडवांसमेंट, अब्यूज ऑफ अथॉरिटी। अच्छा, इसमें कोर्स ऑफ एक्शन एक बार हम लोग बात कर लेते हैं। कोर्स ऑफ एक्शन क्या है वो मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। देखो, सीधी सी बात है, हम लोगों ने कई चीजें तो इसमें निकाल ही ली। कोर्स ऑफ एक्शन इसके अंदर ये होगा कि सबसे पहले तो आप मैनेजमेंट को बोलो कि हमें राइटिंग में दें। दूसरा, आप ये इंश्योर करेंगे कि जो फ्लाइंग स्क्वाड है वो फ्लाइंग स्क्वाड बिना किसी दबाव के अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर रही है। तीसरा, आप जो सीनियर लेक्चरर हैं जो इसमें इन्वॉल्व मिले उनकी आप खुद रिटर्न कंप्लेन फाइल करोगे। स्टूडेंट यूनियन जो प्रोटेस्ट कर रही है आप उससे बात करेंगे, यू विल टॉक, यू विल कम टू द नेगोशिएशन, आप कंसल्ट करेंगे, और एक इंडिपेंडेंट रिव्यू कमेटी जो है उसका उसको आप स्टेब्लिश करेंगे, उसको आप उसका निर्माण करेंगे ताकि किसी को भी कोई डाउट ना रहे, और फ्यूचर में भी एक एग्जाम्पल सेट हो कि आपका कॉलेज जो है उसमें ये सब अलाउड नहीं है, और स्ट्रिक्ट एक्शन आप उसके अगेंस्ट लेंगे। सो वन वाज लाइक मैंने देखा इंटीग्रिटी वर्सेस करियर एडवांसमेंट, अब्यूज ऑफ अथॉरिटी एंड ट्रस्ट ऑन द पार्ट ऑफ द सीनियर लेक्चरर, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिखता है बिकॉज जिन स्टूडेंट्स के पावरफुल कनेक्शंस हैं वो अनड्यू इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं जो भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग फ्लाइंग स्क्वाड को लेनी चाहिए उसके अगेंस्ट, आपकी इमेज या इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी। ओके, ये एक प्रॉब्लम है, एथिकल इशू है, एंड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है स्टूडेंट और सोसाइटी की तरफ ताकि ये चीजें दोबारा ना हो। ऑप्शंस क्या क्या है? जैसा मैनेजमेंट ने बोला, मैंने बताया था ना, ऑप्शन यहाँ पे 2-3 ही है बस, या तो मान लो बात या बात मत मानो। ऑप्शन एक है कि सप्रेस कर दो इंसिडेंट, फ्लाइंग स्क्वाड की एक्शन को फॉर्मली सपोर्ट करो और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बना के रखो।
लेक्चरर के मिसकंडक्ट को यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज को रिपोर्ट करो और कॉम्प्रोमाइज करो स्टूडेंट्स को, मतलब आप सिंपली बोलो कि वार्न कर दो कि अच्छा ठीक है दोबारा ऐसा मत करना। लेकिन ये दिखाता है आपकी एथिकल वीकनेस, क्योंकि मान के चलिए कि एक लेक्चरर ऑलरेडी इन्वॉल्व था, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है एक नेक्सस को लेकर, पोस्ट से रिजाइन कर दो। एक ये ऑप्शन है कि मैनेजमेंट नहीं मान रही है तो आप अपने एथिक्स को होल्ड करें, बिहोल्ड करें और आप रिजाइन कर दें। बट ये जो रेजिग्नेशन है ये देना कितना ही मॉरली एथिकली यहाँ करेक्ट दे रहा है, बट ये दिख रहा है, बट ये सॉल्यूशन नहीं है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन जो था, पहला ऑप्शन क्या था कि भाई बात सप्रेस कर दे, तो ये जो है ये कॉम्प्रोमाइज दिखाता है एथिकल इंटीग्रिटी और इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज के साथ। ये दिखाता है कि आप जो है एक ऐसा डेंजरस प्रेसिडेंट सेट करना चाहते हो जहां एकेडमिक फ्रॉड्स को लेके इंस्टीट्यूशन में जो है टॉलरेंस है। ओके, सेकंड ऑप्शन क्या था हमारा? सेकंड ऑप्शन था कि फ्लाइंग स्क्वाड को फॉर्मली आप सपोर्ट करोगे और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करोगे, बिकॉज दिस प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ योर एजुकेशन सिस्टम। थर्ड था कि भाई जो फैकल्टी है उसकी कंप्लेन करना, ये जो है ये दिखाएगा कि अगर आप कोई गलत काम करते हो, if there will be any malpractices, then you must face the consequences regardless of the connections you have. Okay? फोर्थ ऑप्शन की डांट देके छोड़ देना, डांट मार लगा के, इट इरोड्स द ट्रस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी जो कि जस्टिस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देन रिजाइन कर देना, इट मे रिफ्लेक्ट्स द मॉरल करेज, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बट इट मे लिमिट द वंस एबिलिटी टू इफेक्ट द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। नाउ व्हाट कुड बी द प्रेफर्ड ऑप्शन? मैंने बता दिया है, मैनेजमेंट को राइटिंग में देना, यानी अपहोल्ड द फ्लाइंग स्क्वाड फाइंडिंग, फैसिलिटेट देयर फेयर प्रोसीडिंग, और जो भी चीजें हैं उसकी आप डॉक्यूमेंटेशन करते रहें। सो डॉक्यूमेंट एंड एस्केलेट द इंसिडेंट टू हायर एजुकेशनल अथॉरिटीज, हायर एजुकेशनल अथॉरिटीज को डॉक्यूमेंट करके सारा जो इंसिडेंट है वो एस्केलेट कर सकते हैं। और आपको जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको भी एड्रेस करना है रिस्पॉन्सिबली, और आप सजेशन दे सकते हैं कि भाई मैं एक रिव्यू कमेटी फॉर्म कर रहा हूं इस पूरे के पूरे इंसिडेंट के ऊपर। मैनेजमेंट से आप बात कीजिए, और अगर नहीं मान रहे हैं तो फिर आप उन्हें कहिए कि राइटिंग में दें। सो दिस वाज योर सेकंड केस स्टडी। आई होप अभी तक आपको कि जो केस स्टडी है ये बिल्कुल क्लियर होगी। नाउ लेट्स कम टू आवर थर्ड केस स्टडी। ठीक है, बात करते हैं हमारी आज की तीसरी केस स्टडी, इस पे आते हैं। अब देखिए इस केस स्टडी के अंदर क्या हो रहा है, ये जो केस स्टडी है इसके तहत एक पुल बनाया जा रहा है। अच्छा, आप सब लोगों ने एक मूवी देखी है खट्टा मीठा, अक्षय कुमार की मूवी है, वो बेसिकली उसमें भी यही होता है कि करप्शन हो रहा होता है, एक पुल बनना होता है और वो ब्रिज जो है वो कोलैप्स होता है। आप लोगों ने सुना होगा कुछ महीने पहले की न्यूज है कि बिहार में एक साथ 8 से 10 पुल गिर जाते हैं। आप लोगों ने 2018 के अंधेरी ब्रिज कोलैप्स के बारे में भी सुना होगा। कई बार सरकार द्वारा कई ब्रिजेस बनाए जाते हैं, रोड्स बनाए जाते हैं, और वो सही से नहीं बन पाते हैं, कुछ ना कुछ क्वालिटी की प्रॉब्लम रहती है, कहीं ना कहीं तो कुछ इशू होता है जिससे कि सारे ही पुल एक साथ गिर जाएं। ये संभव नहीं है, एक में गड़बड़ हो सकती है मान लिया जा सकता है, पर सब में गड़बड़ हो जाए तो इट शोज कि कहीं ना कहीं करप्शन तो है, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो घोटाला हुआ है। और फिर जो आप अगर एक सिविल सर्वेंट है तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो करप्शन ना हो, और दूसरी आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि काम जो है वो टाइम से पूरा हो जाए। तो आपको सेफ्टी भी मेंटेन करनी है, आपको क्वालिटी भी मेंटेन करनी है, और आपको स्पीड भी मेंटेन करनी है। उसी के ऊपर ये आज की हमारी तीसरी केस स्टडी है। इस केस स्टडी में क्या बताया गया है कि एक ब्रिज जो है, एक पुल है, एलिवेटेड कॉरिडोर, उसको बनाया जाएगा, उसका निर्माण होना है। जिस एरिया में उसको बनाया जा रहा है वहां बहुत ज्यादा ट्रैफिक कंजेशन है, तो ये कॉरिडोर बनने के बाद ट्रैफिक जो है, पब्लिक जो है, उसको काफी सहूलियत होने वाली है।
ये ड्रीम प्रोजेक्ट है सीएम का और उन्हें इनॉग्रेट करना है और आपकी डेडलाइन बहुत नजदीक है। तो आपको पता है कि सीएम की रेपुटेशन के ऊपर है बात ये, और लोगों की भी। लोगों को सहूलियत चाहिए ट्रैफिक कंजेशन, और सीएम ऑलरेडी प्रॉमिस कर चुके हैं, डेट अनाउंस हो चुकी है इनॉग्रेशन की। आप यहाँ पे इंजीनियर हैं और आप जब जाते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए तो आप देखते हैं कि आपको एक छोटा सा क्रैक दिखाई देता है, ठीक है, एक पिलर में एक छोटा सा क्रैक दिखाई देता है। जब और इंस्पेक्शन करी जाती है तो आपको एक नहीं, आपको 3 ऐसे पिलर्स मिलते हैं जिनमें क्रैक है। अब आप तुरंत काम रुकवा देते हो। काम रुकवाने के बाद आप चीफ इंजीनियर के पास जाते हो और उन्हें कहते हो कि भाई हमें ये प्रोजेक्ट के ये जो तीनों पिलर हैं इनको हटाना होगा, डिमोलिश करना होगा, वरना आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। अब आपको पता है कि सीएम के लिए ये डेडलाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। चीफ इंजीनियर आपको मना करते हैं, बोलते हैं कि इतनी भी बड़ी बात नहीं है। अब इसके भी 2 मतलब यहाँ निकल सकते हैं। एक मतलब तो ये कि चीफ इंजीनियर को नॉलेज है, उसे पता है कि कौन सा जो मतलब प्रॉब्लम है वो सीरियस है, कौन सी सीरियस नहीं है। और दूसरी बात ये कि चीफ इंजीनियर भी इन्फ्लुएंस में है। फिर वो आपको कहता है कि भाई हम आप जो है इसे इग्नोर करो और पास कर दो। तो अब आपको आपके ऊपर ये तलवार लटकी हुई है कि आप क्या करेंगे, क्योंकि अगर आप पास कर देते हैं, ठीक है, तो लोगों की जान पर बनी है, क्योंकि आपका मन कह रहा है कि भाई नहीं ये छोटी बात नहीं है, हजारों लोगों की जान जा सकती है, आपको डर है इस बात का। और अगर आप पास नहीं करते हैं तो आपका करियर जाएगा, आपके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर आएगा। तो ये भी एक सिचुएशन है। तो चलिए अब इस केस स्टडी को देखते हैं। अब देखो डिलेमा क्या है सेफ्टी का और स्पीड का। पब्लिक सेफ्टी जरूरी है क्योंकि लोगों के पास क्या है, राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। स्पीड क्योंकि आपको भाई काम डेडलाइन पे पूरा होना चाहिए। हमारे जो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स है वो यही है कि जो काम जिस टाइम पे दिया गया उस टाइम पे पूरा होना चाहिए। अब चीफ इंजीनियर क्या बोलता है कि इग्नोर कर दो जो भी प्रॉब्लम है। तो वहां क्या इशू आया, वेदर यू विल गो विद द पब्लिक सेफ्टी, आप लोगों को जो नुकसान हो सकता है उसके बारे में आप सोच रहे हैं, या यू विल फॉलो द हायरार्की, दैट मीन द ब्लाइंड ओबीडियंस टुवर्ड्स द कमांड ऑफ योर सीनियर। अब एलिवेटेड कॉरिडोर के 3 पिलर में क्रैक है और ये केस स्टडी में ये चीजें दी हुई हैं, मैं बस उसको ही डिकोड कर रही हूं। तो उसमें लिखा है कि भाई जो पिलर्स में क्रैक है उसका एक रीजन तो ये है कि पुअर मटेरियल यूज हुआ है, एंड व्हेन देयर इज अ compromise with the quality of material, so you can say कि somewhere there are chances कि corruption हुआ हो, and therefore there is violation of Prevention of Corruption Act 1988। अब आपको ये पता चलता है, चीफ इंजीनियर बताते हैं कि जो सीएम और कॉन्ट्रैक्टर है उनके बीच में क्लोज रिलेशन है। ठेकेदार कौन, जिसने पुल बनाया, उसके पुल में क्या है, क्रैक है। क्यों है, पुअर क्वालिटी मटेरियल की वजह से। सो यू कैन सी दैट देयर इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एज वेल एज करप्शन इन्वॉल्व। सीएम ने अपने ही किसी आदमी को दे दिया है काम, ठेका। और इसके अलावा आपको यहाँ पे 2 एक्ट ध्यान रखने हैं, मतलब एक एक्ट बेसिकली ध्यान रखना है, और भारतीय न्याय संहिता 2023। मैं बार बार इसको मेंशन कर रही हूँ क्योंकि कई जगह पे जैसे जो सैंड माइनिंग वाला केस था उसमें थेफ्ट पे हम क्रिमिनल लायबिलिटी बता रहे हैं। देखो बीएनएस 2023 ये बोलता है कि अगर किसी पब्लिक ऑफिशियल या अथॉरिटी की वजह से एक बड़े पैमाने पे लोगों को हानि पहुंचती है, कोई इंजरी पहुंचती है, तो ये उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी होगी। अगर कोई नेग्लिजेंस की वजह से अगर डेथ हो जाए किसी पब्लिक मतलब अथॉरिटी के नेग्लिजेंस की वजह से पब्लिक में किसी की डेथ हो जाए या फिर किसी को हानि पहुंचे, तो इट अमाउंट्स टू क्रिमिनल लायबिलिटी। ओके, सो एथिकल इश्यूज क्या क्या है। अब एथिकल इश्यूज ये हैं कि आइदर यू विल सेफगार्ड योर इंटरेस्ट, आप अपने करियर को सेफगार्ड करते हैं, पॉलिटिकल फेवर लेते हैं, और यू विल गो विद योर गट फीलिंग,
आप प्रोफेशनली होकर जो आपका काम है एज एन इंजीनियर, ये देखना कि प्रोजेक्ट सही से हो और क्वालिटी प्रोजेक्ट जो है वो दिया जाए, आप उसकी तरफ देखते हैं। आप पब्लिक सेफ्टी की तरफ देखते हैं। You'll go with the safety of the people, or you will abide by the deadline, that is safety versus speed. Or the other one is, either you'll follow the principle of integrity, because integrity principle says कि भाई लोगों को हार्म नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी है आपने जो ओथ ली है उसमें और आपके वर्क में, एंड प्रोबिटी, और यू विल प्रिजर्व योर सेल्फ इंटरेस्ट। बाकी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। शॉर्ट टर्म लॉस, यू विल गो विद द शॉर्ट टर्म लॉस और यू विल गो विद द लॉन्ग टर्म गेन। शॉर्ट टर्म लॉस इन द सेंस कि डेडलाइन अभी डिले हो जाएगी, हाँ दोबारा से रिपेयर करना पड़ेगा, डिमोलिश करना पड़ेगा, तो कुछ कॉस्ट आ जाएगी। और लॉन्ग टर्म लॉस, अगर पूरा का पूरा ब्रिज कोलैप्स होता है तो भी तो दोबारा बनाना पड़ेगा, और लोगों को जो नुकसान पहुंचेगा, और आप जो जेल में जाओगे अंडर बीएनएस, अंडर पीसीए, वो अलग। So what are the options? Simple है, either you will comply with the order of the chief engineer. Second, you will reject that. Or third, you will go with the balanced technical approach. And what is the balanced technical approach? सबसे पहले तो आप चीफ इंजीनियर से सिंपल, मैंने बोला कभी भी आपको लगे कि कमांड जो है वो फॉलो नहीं करी जा सकती, गलत आपको बोला जा रहा है, ask them to give the command in written order. और क्योंकि आपको पता है कि अब आगे क्या हो सकता है, सो बहुत जरूरी है कि आप एविडेंस कलेक्ट करें। यू विल कलेक्ट द एविडेंस, ठीक है, यू प्रिपेयर अ रिपोर्ट कंप्लीट, आप डॉक्यूमेंटेशन करें, और आप एक थर्ड पार्टी ऑडिटिंग की बात कर सकते हैं। आप जो है स्टेट क्वालिटी बोर्ड या किसी और एक्सपर्टीज जो है उसे ये रिपोर्ट सबमिट करें और उनकी कमेंट लें, और फिर उसे विद प्रूफ आप सीएम को और अपने हायर अथॉरिटीज को सबमिट कर सकते हैं। सीएम से भी आप बात करें, उन्हें बताएं। अगर फिर भी कुछ नहीं बनता है, देन विसल ब्लो आपको करने की जरूरत है, बट दैट शुड बी थ्रू प्रॉपर चैनल एंड दैट शुड बी एनोनिमसली। बिना अपना नाम बताए आप विसल ब्लो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हजारों लोगों की जिंदगी का मैटर है, तो आप इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हो। ओके, चलिए, तो क्या क्वेश्चंस हैं? ऑप्शंस अवेलेबल: to comply, to reject, to escalate the matter, to hire technical authorities such as the State Quality Control Board or Independent Structural Expert Panel. You will document the incident. We have already discussed that. dilemmas हम लोगों ने सारे देख लिए हैं। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन, दो क्वेश्चन इसमें थोड़े अलग थे, वो देखते हैं। पहले यहाँ देखते हैं, फिर उसके बाद पीडीएफ देखेंगे। What are the professional challenges likely to faced by the project manager? And what can be the consequences of overlooking the observation? Professional challenges हमको क्या क्या दिखते हैं? एक तो पॉलिटिकल प्रेशर दिख रहा है, दूसरा पब्लिक का भी प्रेशर है, क्योंकि पब्लिक परेशान हो रही है ट्रैफिक कंजेशन की वजह से। पॉलिटिकल प्रेशर किस चीज का? डेडलाइन का। देन आपके चीफ इंजीनियर का प्रेशर है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो सीएम की गुड बुक्स में बने रहे, और आपके ऊपर डेडलाइन को फिनिश करने का भी प्रेशर है, ताकि काम को जिस डेडलाइन पे, जिस टाइम पे कहा गया है उस टाइम पर ही कंप्लीट करके दिया जाए। देन यू फील प्रेशर्ड अबाउट द पब्लिक सेफ्टी एज वेल, कि फ्यूचर में आपकी कोई ऊपर कोई लीगल जो है केस ना बने। और बात सिर्फ लीगल केस नहीं है, बात आपकी खुद की मोरालिटी की भी है, कंपैशन टुवर्ड्स द ह्यूमन बीइंग, ठीक है, कंसर्न टुवर्ड द ह्यूमन लाइफ, उसकी भी बात है यहाँ पे। देन व्हाट कैन बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओवरलुकिंग? सबसे पहला तो वही है कि यू आर प्लेइंग विद द सेफ्टी ऑफ पीपल। दूसरा एक ये है कि भाई चलो ठीक है, प्रोजेक्ट जो है वो टाइम पे पूरा हो जाएगा, लेकिन टाइम पे पूरा होने के बाद अगर ब्रिज कोलैप्स कर देता है तो फिर से आपके ऊपर बर्डन आ जाएगा। देन यू आर ऑल्सो बिकम द पार्ट ऑफ दिस होल सिनेरियो, जहां मैंने बताया कि बीएनएस 2023 के तहत जब ये बात खुलेगी कि आपको पता था क्रैक्स के बारे में, तो आप पर क्रिमिनल लाइबिलिटी बनेगी। हाँ, तो प्रोफेशनल चैलेंज, पॉलिटिकल प्रेशर है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवर रूलिंग है, क्योंकि
एडमिनिस्ट्रेटिव ओवर रूलिंग इसलिए क्योंकि जो आपके चीफ इंजीनियर है वो क्या बोल रहे हैं कि आप इग्नोर कर दीजिए, आपके करियर को थ्रेट है, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट। कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर्स भी रेजिस्ट करेंगे, वो नहीं मानेंगे क्योंकि उनका ऑलरेडी पैसा इसमें लग चुका है। Then there is a risk for the public safety, we have already discussed. Legal and criminal liability मैंने बताया कि अगर फेल हो जाता है then that amount to culpable homicide and that amount to intentional injury. ओके आपकी रेपुटेशन जाएगी, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की रेपुटेशन जाएगी, पब्लिक फंड वेस्ट होगा एंड ब्यूरोक्रेसी भी डिमोरलाइज्ड हो जाएगी। तो दीज आर दी सम ऑफ दी कॉन्सिक्वेंसेस। नेक्स्ट देखो, जो केस स्टडी है कोरोना की है, अभी के लिए वैलिड नहीं है इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया है। चलिए आते हैं हमारी आज की लास्ट केस स्टडी पे, इसको देख लेते हैं। आई होप यहां तक सबको चीजें क्लियर होंगी, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। सो बेसिकली यहाँ क्या है, एक रेप्यूटेड फूड प्रोडक्ट कंपनी है। चलो पहले केस स्टडी बता देती हूँ और फिर उसके बाद हम एक एक करके चीजें देखेंगे। एक फूड प्रोडक्ट कंपनी है और वो कंपनी जो है वो एक अनाउंसमेंट करती है कि भाई हम एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो हमारा इंडिया का फॉरेन में जाएगा और उसी के सेम वेरिएंट पे सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट हम हमारे डोमेस्टिक मार्केट के लिए भी लॉन्च करने वाले हैं। ये अनाउंसमेंट के बाद कंपनी के शेयर एकदम से बढ़ जाते हैं, कंपनी को बहुत प्रॉफिट मिलता है, लेकिन कंपनी को बहुत प्रॉफिट मिलता है और लेकिन फिर क्या होता है कि एक इंस्पेक्शन चेकिंग के टाइम पर यह बात का पता चलता है कि जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी बहुत बेकार है। जब और फर्दर चेकिंग करी जाती है तब यह पता चलता है कि ना केवल क्वालिटी बेकार है बल्कि कंपनी ने विदेशों में जो उसका माल रिजेक्ट हो गया था, कल ऐसी सी एक की स्टडी हमने करी थी, वैसे ही है ये, जो उसका माल रिजेक्ट हो गया था उसको भी इंडियन मार्केट में उतार दी है। तब ऐसे में एज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी आपको क्या करना चाहिए, दूसरा पक्ष एज अ कंपनी आपको क्या करना चाहिए, ये पूरी हमारी केस स्टडी है। चलो देखते हैं लाइन बाय लाइन अब कि एक रेप्यूटेड फूड प्रोडक्ट कंपनी है, वर्ड लिखा है फूड, तो फूड से हम निकाल सकते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 2006, उसकी बात होगी। मैं इनको डिटेलिंग आपको बताती चलती हूँ, पहले एक बार इसको देख लेते हैं। कंपनी जो अनाउंसमेंट कर रही है तो दैट मीन कि भाई जो डोमेस्टिक कंज्यूमर को सेम क्वालिटी और हेल्थ बेनिफिट का प्रोडक्ट दिया जाएगा, दैट मीन कंपनी क्या कर रही है, फेक एडवर्टाइजमेंट एंड मिस ब्रांडिंग। तो यहाँ पे वायलेशन होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का। फूड है इसलिए हम देखेंगे कि रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन होनी चाहिए, FSSAI, ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया होनी चाहिए। अब यहाँ पे डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए अब मैं आपको केस स्टडी बता ही चुकी हूँ क्या क्या है। तो एडवर्टाइजमेंट या मिस ब्रांडिंग, तो यानी कि CPA 2019 के तहत 10 लाख का आपको फाइन हो सकता है, आपको जेल हो जाएगी। इसके अलावा जब रैंडम सैंपल टेस्ट होते हैं तो क्या पता चलता है कि जो प्रोडक्ट डोमेस्टिक मार्केट में बेचा जा रहा है वो बहुत अलग है जो प्रोडक्ट बाहर बेचा जा रहा है उससे। जिस प्रोडक्ट के लिए आपको यस मिला था, एक्सेप्ट अप्रूवल किया गया था, ये वो प्रोडक्ट है ही नहीं। आपने अप्रूवल के लिए तो एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट भेज दिया पर आप बेच बहुत घटिया क्वालिटी का सामान रहे हो, तो दैट मीन आप क्या कर रहे हो, आप फ्रॉड कर रहे हो। दैट मीन आप पे क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है अंडर दी BNS, भारतीय न्याय संहिता 2023 कह सकते हैं हम। आप वायलेशन कर रहे हो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नॉर्म्स का, आप वायलेट कर रहे हो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। कंज्यूमर का राइट है कि उसे सही और हेल्दी फूड मिले, ठीक है। आप BNS के तहत क्योंकि आप अडल्ट्रेशन कर रहे हो, आप लोगों की हेल्थ के साथ उनकी सेफ्टी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, तो आपकी क्रिमिनल लायबिलिटी है। ओके देखो FSSAI 2006 ये क्या बोलता है कि अगर आप कभी सब स्टैंडर्ड फूड देते हो, मिस ब्रांडिंग करते हो या आप अनसेफ चीजें मतलब मार्केट में कोई कंपनी उतारती है तो उसके लिए 10 लाख का फाइन
और 3 से 6 साल की सजा हो सकती है। दूसरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 क्या बोलता है कि अगर आपकी एडवर्टाइजमेंट फॉल्स और मिसलीडिंग है तो आप पे ऊपर 10 लाख का जुर्माना और 2 साल की जो है जेल हो सकती है, कैद बामुशक्कत हो सकती है। और बीएनएस 2023 के तहत अडल्ट्रेशन के अडल्ट्री के केस में, यानी तो हम सुना है ना, दूध में पानी मिलाते हैं, वैसे सच बता रही हूँ, अगर दूध में सिर्फ पानी मिलाते हैं ना तो बहुत बढ़िया है, वरना दूध में पैकेट्स में क्या क्या मिलाया जाता है, बहुत मुश्किल है वो, उसे हजम करना भी बड़ा मुश्किल है। तो अगर आपका दूध वाला दूध में सिर्फ पानी मिला रहा है ना तो उसको थैंक यू बोलो, सिर्फ पानी मिला रहा है, क्योंकि बाहर सिटीज में दूध में न जाने क्या क्या मिला के दिया जा रहा है। तो उसके लिए वैसे देखा जाए तो उम्र कैद है आपको। अब इसमें पूछा गया था कि कंपनी का क्या स्टैंड होना चाहिए, और अगर आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी दोनों के एंगल से पूछा गया है, तो यानी एक बार में तो ये मानो कि आप एफएसएसएआई में हो, दूसरी बार में आप ये मानो कि आप कहां पे हो, आप कंपनी में हो। अगर आप रेगुलेटरी बॉडी हो तो आपके क्या स्टेप होने चाहिए। देखो, सबसे पहला स्टेप तो यही होगा कि भाई जितना भी मार्केट में जो स्टॉक उतार दिया है उसको सारे को वापस लिया जाए, उसको पूरे को सीज किया जाए, जहां पे वो स्टॉक बन रहा है वहां पे रेड डाली जाए, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है उसको सील कर देना चाहिए, उस पर ताला लगाया जाए। और जो जो मतलब प्रॉब्लम मिली है, तो जैसे बीएनएस के तहत हुआ, एफआईआर करना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी शुरू करनी चाहिए। ओके, तो इमीडिएटली क्या किया जाए कि आप सारे ऑर्डर्स को रिकॉल करें, आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहां पे प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उसको सील करें, बता दिया मैंने, स्टॉक को सीज करें और लोगों को अलर्ट करें कि भाई ये जो प्रोडक्ट है ये आपको नहीं लेना है। आप लोगों ने मैगी वाला केस सुना था ना, मोनोसोडियम ग्लूटामेट मिला था उसके पैकेट्स में, और उसमें तो इस तरीके से अलर्ट किया गया था, चीजें कही गई थी, बाद में आई थिंक कि कुछ चेंजेस करे गए। वैसे तो मैगी आज भी बिकती है, बट वो कैंसरोजेनिस, वो कार्सिनोजन बताया गया था मोनोसोडियम ग्लूटामेट को, तब शायद इन्होंने अपने उसके बाद प्रोडक्ट में चेंजेस करे थे, और अब ये प्रोडक्ट दोबारा बिकता है। फाइन इम्पोज कर सकते हैं और एफआईआर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए क्या किया जा सकता है, क्या स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा सकते हैं कंपनी के अगेंस्ट, की कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है, और एक थर्ड पार्टी ऑडिट मैंडेटरी करवाया जा सकता है हर कंपनी में। जैसे यहाँ पे इंस्पेक्शन हुई, जो भी हुआ, लेकिन आप एज अ रेगुलेटरी बॉडी ये कह सकते हो कि एक थर्ड पार्टी का ऑडिट बड़ा जरूरी है, इससे पहले कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट मार्केट में लाती है, उससे पहले। देन कुछ पॉलिसी रिफॉर्म्स भी आप रिकमेंड कर सकते हो एज अ रेगुलेटरी बॉडी। और क्या आप रिकमेंड कर रहे हो, आप पॉलिसी रिफॉर्म कर नहीं रहे हो, करने का काम पार्लियामेंट का है, ठीक है, वो लेजिस्लेचर करेगा। तो आप रिफॉर्म ये कर सकते हो कि भाई ऐसे प्रोजेक्ट जो ऐसे जो प्रोडक्ट हैं किसी भी कंपनी के जो एक्सपोर्ट में रिजेक्ट हो गए, उनकी क्वालिटी की वजह से या किसी और चीज की वजह से, उनको आप पक्का डिस्ट्रॉय करेंगे। दूसरा, ऐसे जो एम्प्लॉयज हैं जो ऐसी किसी भी घटना की जानकारी देते हैं, उन एम्प्लॉयज को आप सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे और इंसेंटिव्स देंगे। अब इसके अलावा क्या हो सकता है, कंपनी, अब कंपनी के ऊपर इमीडिएटली क्या है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इमीडिएटली कंपनी क्या कर सकती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करे, पब्लिक अपॉलॉजी दे, वॉलेंटरली सारे प्रोडक्ट्स को रिकॉल करें, और अगर किसी को कोई नुकसान हुआ है तो उस नुकसान की भरपाई करें। और जो जो कंपनी के एम्प्लॉयज इस तरीके के काम में इन्वॉल्व हैं उनके अगेंस्ट एक्शन ले। मीडियम टर्म में सारे के प्रोडक्ट को जो रिजेक्ट हुए, एक्सपोर्ट रिजेक्टेड प्रोडक्ट, उसे डिस्ट्रॉय किया जाए। अफेक्टेड पर्संस को, अगर किसी ने उस प्रोडक्ट को यूज किया है और उसे किसी तरीके का नुकसान हुआ है, उसे कंपेंसेशन देना चाहिए, प्रोडक्ट को रीसर्टिफाइड करना चाहिए, ठीक है। और एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम लाने की जरूरत है जिसमें एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म वो कंपनी बना सकती है। कंपनी फूड में क्वालिटीज के लिए सीएसआर जो है वो कर सकती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एथिकल ट्रेनिंग अपने एम्प्लॉयज को दे सकती है ताकि वो ऐसी प्रैक्टिसेस में ना पड़े। ओके, तो यहाँ पूरा यही है, मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया। एक्शंस बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, शॉर्ट टर्म इमीडिएट बैन करना, स्टॉक सीज करना, पेनल्टी लगा देना अंडर
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 कंपनी को प्रोसिक्यूट करना, लॉन्ग टर्म में ब्लैकलिस्ट कर देना, थर्ड पार्टी ऑडिट मैंडेट करना, लेबलिंग रिफॉर्म्स और ट्रेसेबिलिटी नॉर्म्स को इंश्योर करना। इसका मतलब ये है कि भाई क्या क्या आपके प्रोडक्ट में कौन कौन से किस किस तरीके के केमिकल डले हुए हैं, क्या क्या प्रोपोर्शन में डले हुए हैं, किस चीज से बना है, वो लेबल आपको जरूर करना चाहिए। आपको आपका जो लेबल है वो कंप्लीट डिटेल देना चाहिए प्रोडक्ट के बारे में। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाना। कंपनी क्या कर सकती है, रेक्टिफिकेशन एंड कंप्लायंस, बेसिकली पब्लिकली एक्नॉलेज करे क्या गलती हुई है, रिकॉल कर ले, और इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम लागू कर सकती है। एथिकल लीडरशिप और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए काम किया जा सकता है, जिसके लिए एक ट्रांसपेरेंट ग्रेवियांस रिड्रेसल मैकेनिज्म लगाया जा सकता है। CSR ये मैंने आपको बता दिया। सो दिस इज फॉर योर लास्ट केस स्टडी। आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।